हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े कर रहे होंगे। सो आई एम योर बायोलॉजी मेंटर श्रेया और आज मैं आपके लिए एक चैप्टर लेके आई हूँ जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जो कि आपकी क्लास 10th साइंस का पहला चैप्टर है, केमिस्ट्री का। ठीक है, तो बिना समय को गवाए हम अपने चैप्टर को शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन से इसकी शुरुआत करेंगे। अगर मैं इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करूं तो देखो बेटा, सबसे पहले हम चैप्टर के नेम को देखते हैं। चैप्टर का नेम क्या बोल रहा है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शंस कैसे होती हैं और उनसे इक्वेशंस किस तरीके से हम देखते हैं, हमको वो सारी इस टॉपिक चैप्टर के अंदर देखना है। आपके इंट्रोडक्शन के अंदर ये क्या बोल रहा है? चैप्टर के इंट्रोडक्शन के अंदर कि केमिकल रिएक्शन, सबसे पहले इसमें केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन दी हुई है कि अ केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच one or more substance are converted into new substance with different chemical properties। ये कहता है बेटा, एक केमिकल रिएक्शन वो प्रोसेस होती है जिसके अंदर आपका एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस कन्वर्टेड होके नए सब्सटेंस बनाते हैं जिनकी अलग अलग डिफरेंट क्या होती हैं, प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, मैं रिपीट कर देती हूँ डेफिनेशन को। A chemical reaction is a process in which one or more substance, a chemical reaction वो process होती है जिसके अंदर आपके एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस को कन्वर्ट करके न्यू सब्सटेंसेस के अंदर आपका कन्वर्ट किया जाता है, जिनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज आपको देखने को मिलती है, जिनकी अलग अलग खुद की केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, इसके बाद बेटा इस चैप्टर में हम एक चीज के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है आपका रिएक्टेंट। ये रिएक्टेंट क्या होता है? रिएक्टेंट आर द सब्सटेंसेस दैट कंबाइन और रिएक्ट प्रेजेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द रिएक्शन। ये कहता है रिएक्टेंट बच्चों वो सब्सटेंस होता है, रिएक्टेंट आपका वो चीज होती है जो कि आपकी रिएक्शन करने से पहले हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट होती है, देन उसके साथ रिएक्शन की जाती है एंड देन वो कन्वर्ट होती है प्रोडक्ट के अंदर। ठीक है, ये देखो इसमें लिखा हुआ आर द सब्सटेंसेस दैट कंबाइन और रिएक्ट। ये कंबाइन होते हैं, रिएक्ट करते हैं और आपके कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? एट द बिगिनिंग ऑफ द रिएक्शन में, रिएक्शन शुरू होने के। आपने ऐसे देखा होगा ना, जैसे कि आपका ये कोई सब्सटेंस है, ये रिएक्शन है, तो यहाँ पे ये जो दोनों चीजें हैं ये रिएक्शन होके ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा और ये आपकी रिएक्टेंट है। तो रिएक्शन शुरू होने से पहले जो आपको चीज मिलती है वो आपकी क्या होती है? प्रोडक्ट होती है। देन इसके बाद मैं प्रोडक्ट की बात करूँ तो प्रोडक्ट क्या है हमारा? आर द न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड आफ्टर द केमिकल रिएक्शंस चेंजेस होकर। ये कहता है कि आपकी केमिकल चेंजेस होने के बाद जो सब्सटेंस निकल के आता है उसको ये आप क्या कहते हो? प्रोडक्ट कहते हो। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है, जैसे आपका कोई ए और बी कोई आपका सब्सटेंस है, इसके अंदर बेटा केमिकल रिएक्शन हुई एंड देन इसने ए बी एक प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर दी और इसी कंप्लीटली इस प्रोसेस को, कंप्लीट इस रिएक्शन को आप क्या बोलते हो? केमिकल रिएक्शन बोलते हो। जैसे बाय चांस इसके अंदर मैं किसी मतलब एक एग्जांपल से देखूं तो मैं यहाँ पे आपको हाइड्रोजन जो होता है वो आपको फॉर्म करके दिखाती हूँ। जैसे ये आपका वाटर फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे आपने क्या लिया? H2 और ऑक्सीजन ली। आपने H2 और ऑक्सीजन लेके आपने क्या फॉर्म कर दिया? यहाँ से वाटर की फॉर्मेशन कर। सो अब हमें करना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन। अब हमने ये पढ़ लिया बेटा कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है, जिसके अंदर रिएक्टेंट कुछ सब्सटेंसेस आपस में जुड़ते हैं और एक नए सब्सटेंस की फॉर्मेशन करते हैं जिसकी खुद की केमिकल डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। इसके बाद हमने देख लिया कि रिएक्टेंट क्या होता है। रिएक्टेंट वो सब्सटेंस होता है जो कि आपकी रिएक्शन शुरू होने से पहले हम जिसको यूज करते हैं, उसके अंदर कुछ केमिकल वगैरह डालते हैं जो कैटालिसिस करते हैं, देन उससे कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं। अब हमको पढ़ना है कि केमिकल रिएक्शन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वो क्या क्या होती है, क्या होना चाहिए केमिकल रिएक्शन को करने के लिए। चेंज इन स्टेट, सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि स्टेट जो होती है उसकी स्टेट कैसे कैसे करती है, मतलब स्टेट के अंदर चेंजमेंट होता है। स्टेट यानी कि उसकी जो उसकी मतलब हिंदी में अगर हम बोले तो उसकी अवस्था जो होती है उसको उसमें कैसे कैसे चेंज आता है। जैसे अभी आपकी जो कोई सब्सटेंस है वो भी सॉलिड की फॉर्म में है, थोड़ी देर में रिएक्शन हुई, देन वो लिक्विड बन गया, देन लास्ट में वो गैसेस फॉर्म में बन गया। तो चेंज इन स्टेट में क्या होगा? हमारी रिएक्शन के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? चेंज इन स्टेट यानी कि सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से वो गैस की फॉर्म में कन्वर्ट हुई। एग्जांपल इसमें दिया हुआ बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स। जो आपका कैंडल का जो वैक्स होता है, जो मोम होता है, उसको आप पिघलाते हो, वो क्या सॉलिड होती है, उसको आप पिघलाते हो, देन दोबारा से आप उसको क्या किस फॉर्म में पिघला के आप उसको क्या करते हो? मेल्ट करके आप उसका लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करते हो, देन आप उसको अगेन रीफ्रीज करते हो, देन आप उससे क्या बना लेते हो? कैंडल बना लेते हो। ठीक है, ये केमिकल रिएक्शन के स्टेट है।
आगे हम कहें तो चेंज इन कलर, उसके अंदर चेंज में उसकी जो प्रोसेस होती है केमिकल रिएक्शन के अंदर, उसमें चेंज इन कलर होना चाहिए, उसके कलर में भी कोई ना कोई चेंज आएगा, तब हम कह सकते हैं कि हाँ ये केमिकल रिएक्शन यहाँ पे हुई है। जैसे कि हमने देखा कि कॉपर को जब हमने टर्न किया, सॉरी कॉपर को जब हमने हीट किया तो वो किस चीज के अंदर टर्न हो गया, O2 के साथ, जब वो प्रेजेंस में आया, O2 की प्रेजेंस में, जब आपने कॉपर को O2 की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब आपने उसको हीट किया तो देन वो आपके कैसे कलर के अंदर चेंज हो गया, आपका जो कॉपर है वो आपका ब्लैक कलर में चेंज हो गया। कॉपर को आप Cu से डिनोट करते हो, ठीक है। देन इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस आप कोई रिएक्शन कर रहे हो तो उसके अंदर गैसेस फॉर्म बननी भी जरूरी होती है, तो उसमें क्या होगा, हमने एग्जांपल से समझा है, हमने लिया जिंक प्लस H2SO4, इसके अंदर रिएक्शन हुई, देन इट मेक्स ZnSO4 प्लस H2, ये Zn और ये SO4 यहाँ पर कंबाइन हो गया एंड देन ये H2 यहाँ से आपको बाहर निकल गया और देन ये किस फॉर्म में निकल गया, ये आपकी गैसियस फॉर्म में निकल गया। जहां पर भी आप इस तरीके से एरो को ऊपर की तरफ देखेंगे वहां पे आप क्या समझेंगे कि यहाँ पे कोई ना कोई गैस बनी है और वो गैस जो है आपकी एनवायरनमेंट में चली। देन आपका क्या है इसमें, चेंज इन द टेम्परेचर, टेम्परेचर के अंदर चेंज होता है, जैसे कि हीट और लाइट दोनों में, तो क्या होगा, कंबशन रिएक्शन रिलीजेस हीट। जब आप कोई कंबशन रिएक्शन करते हो, कंबशन का मतलब होता है जलाना, जब आप किसी चीज को जला रहे हो, कंबशन कर रहे हो, तो वहां से क्या रिलीज होती है, आपकी एनर्जी रिलीज होती है और वहां से आपका हीट रिलीज होती है और वहां से आपकी उस रिएक्शन के अंदर टेम्परेचर में चेंज होता है। देन लास्ट में अगर बात करें तो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन होती है, यानी कुछ ना कुछ नए सब्सटेंसेस की फॉर्मेशन होती है। अ सॉलिड अपीयर्स व्हेन टू सॉल्यूशन रिएक्ट, एक सॉलिड के साथ जब हम कोई नए सॉल्यूशन को रिएक्ट करते हैं तो वो अलग से क्या दिखता है, ऐसे दिखाई देता है। देखो इसमें इसमें दो एग्जांपल दे रखे हैं मैंने यहाँ पे, एक तो देखा सिल्वर क्लोराइड की फॉर्मेशन दी हुई है, सिल्वर क्लोराइड बनाया है कैसे, AgNO3 जो कि एक्वस फॉर्म में है और साथ में आपने क्या लिया है आपका NaCl, जो कि आपका क्या होता है, आपका NaCl जो आपका टेबल सॉल्ट होता है वो लिया है, दोनों ही एक्वस फॉर्म में है। जिसने बोला था से सॉलिड अपीयर्स व्हेन टू सॉल्यूशन रिएक्ट। अब यहाँ पे दो सॉल्यूशन जो है, दो सॉल्यूशन, दोनों सॉल्यूशन लिक्विड की फॉर्म में होंगे और वो दोनों रिएक्ट करके एक सॉलिड सॉल्यूशन बनाएंगे। दो लिक्विड को रिएक्ट करवा के आप उसे सॉलिड सॉल्यूशन फॉर्म कर रहे हो, देन इसको आप क्या कहते हो कि फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट बोल रहे हो। देखो आपने यहाँ पे AgNO3 लिया जो कि एक्वस फॉर्म में था, यहाँ पे आपने NaCl लिया, ये भी एक्वस फॉर्म में था, इन दोनों की रिएक्शन करवा के आपने बनाया AgCl एंड NaNO3, AgNO3 NaCl से रिएक्ट करवा के AgCl बन गया, जो कि आपका यहाँ देखो मैंने लिखा हुआ जो कि आपका S है, S का मतलब है यहाँ पे सॉलिड फॉर्म है, जो कि आपका सॉलिड प्रोडक्ट बन के निकला है एंड देन NaNO3 आपका एक्वस सॉल्यूशन में, आपका जो NaNO3 बना वो आपका एक्वस फॉर्म में है। तो यही तो हमको देखना था कि दो एक्वस चीजों को रिएक्ट करके आपने एक सॉलिड चीज बनाई है जिसका नाम क्या है, AgCl है। एक और एग्जांपल दिया हुआ है, बेरियम सल्फेट की फॉर्मेशन दी हुई है, यहाँ पे आपको बेरियम क्लोराइड दिया हुआ है, बेरियम क्लोराइड जो कि एक्वस फॉर्म में लिया है, इसके बाद आपने H2SO4 लिया है जो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉरी हाइड्रोजन सल्फेट है, और आपका आपने इसको लिया है एक्वस फॉर्म में लिया है। इन दोनों को एक्वस फॉर्म में लेके आपने इनकी रिएक्शन करवाई, इनको केमिकल रिएक्शन इनके बीच में हुई एंड देन इससे आपका BaSO4 नाम का एक सॉलिड सब्सटेंस जो है निकल के आ गया एंड साथ में 2HCl जो कि आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो आपका एक्वस फॉर्म में बन गया। ठीक है, तो यहाँ से आपकी दोनों आपने रिएक्शन देखी, सिल्वर क्लोराइड फॉर्मेशन की और बेरियम सल्फेट। तो हमने वहाँ पे देखा था कि कौन कौन से हमारी आपकी केमिकल रिएक्शन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स रहने वाली थी वो हमने सारी वन बाय वन डिस्कस करी। यहाँ पे हमें पढ़ना है कि केमिकल, हमारा चैप्टर का जो नाम था वो क्या था, आपने पढ़ा होगा कि हमारा जो चैप्टर का नाम था वो क्या था, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो आपने केमिकल रिएक्शन के बारे में तो पढ़ लिया कि क्या होती है, दो सब्सटेंस मिलते हैं आपस में मिलके कोई रिएक्शन करते हैं, आपस में मिलते हैं कुछ नया सब्सटेंस फॉर्म करते हैं, इसी को आप केमिकल रिएक्शन कहते हो। केमिकल रिएक्शन भी पता लग गया, लेकिन इक्वेशन क्या होती है अब हमें ये देखना है कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है। अ केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ रिएक्शन यूजिंग सिंबल्स एंड फॉर्मूलाज ऑफ द सब्सटेंस। ये बोल रहा है कि केमिकल रिएक्शन किसको रिप्रेजेंट करती है, केमिकल इक्वेशन एक रिएक्शन को रिप्रेजेंट करती है यूजिंग सिंबल्स एंड फॉर्मूलाज, जिसको आप सिंबल्स को यूज करके, फॉर्मूला को यूज करके, आपके सब्सटेंसेस का जो सिंबल या फॉर्मूला होते हैं उनको यूज करके आप उसको लिखते हो, देन आप उसको क्या कहते हो, केमिकल इक्वेशन बोलते हो। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन
दोनों ने जुड़ के आपस में मिलके क्या बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। लेकिन अगर मैं इसको केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में लिखूं, ये मेरी केमिकल रिएक्शन यहाँ पे हो रही है, ये मेरे को दिखाई दे रही है, लेकिन अगर मैं इसको बोलूं कि मैं इसको केमिकल रिएक्शन की फॉर्म इक्वेशन की फॉर्म में लिखूं, तो मैं कैसे लिखूंगी, मैं उनके फॉर्मूलाज को, सिंबल्स को जो है मार्क करूंगी। मैग्नीशियम को हम Mg से लिखते हैं, ऑक्सीजन को हमने O2 लिखा, एंड देन इसने क्या फॉर्म किया, इन दोनों ने मिलकर क्या बना दिया, आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया, जो कि आप मैग्नीशियम ऑक्साइड को MgO से डिनोट करते हैं। बट बेटा ये अभी क्या है, बैलेंस नहीं है, ये रिएक्शन अभी जो है बैलेंस्ड नहीं है, इसको बैलेंस करना पड़ेगा। कोई भी रिएक्शन को आप इम्बैलेंस नहीं लिख सकते, आपको रिएक्शन को बैलेंस करके ही लिखना पड़ेगा, वरना आपकी रिएक्शन गलत हो जाती है। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है। अदर बैलेंस केमिकल इक्वेशन, द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इज सेम ऑन द बोथ साइड। बैलेंस किस लिए कर रखा है, ताकि दोनों साइड जो नंबर ऑफ एटम है वो सेम रहे। जैसे कि एग्जांपल, हम इसको एक एग्जांपल ले लेते हैं, हमने जो ऊपर रिएक्शन लिखी थी केमिकल इक्वेशन को दिखाने के लिए, इसमें हमने लिखा था कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन को मिलकर इसने मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया है। तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इसने मिलकर आपका क्या बनाया है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया है। अगर मैं इसको बैलेंस करती हूँ तो देन मैं इसको इस तरीके से बैलेंस करूंगी। अगर मैंने 2 mg लिया है तो यहाँ पे ये 2 mg हो गया, एंड O2, ये O2 आपका ऐसे हो जाएगा। तो ये आपको बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। सो आपको इक्वेशन को बैलेंस करके दिखाना बहुत जरूरी है, विदाउट बैलेंस आपकी इक्वेशन जो है वो गलत हो जाती है। ये मेरी बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, और ये सिर्फ मेरी केमिकल इक्वेशन है। इट इज नॉट बैलेंस्ड हियर, इट इज बैलेंस्ड हियर। ओके, 2 mg प्लस O2 इक्वल टू 2 mg। सो अब हमें पढ़ना है कि हमारी जो केमिकल रिएक्शन होती है वो कितने टाइप की होती है, यानी कि हम कितने टाइप की केमिकल रिएक्शंस को पढ़ते हैं। जैसे कंबशन रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, आपकी जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऐसे बहुत टाइप की आपकी रिएक्शंस होती है। तो वो सारी रिएक्शन अब हमें पढ़नी है कि उन रिएक्शंस को हम कैसे करते हैं। तो देखो, सबसे पहले है हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब आपको पता है, कोई ना कोई आपकी दो चीजें कंबाइन हुई होंगी, कोई ना कोई आपकी दो चीजें कंबाइन हुई होंगी, दोनों चीजों ने कंबाइन करके कोई एक नया आपका जो है प्रोडक्ट बनाया है, जिसको आपने क्या कहा है कि आपने उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोला है। देखो इसने लिखा है 2 or more compounds combines to form new compound। दो कंपाउंड्स ने मिलके दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स ने कंबाइन होकर एक नई कंपाउंड की फॉर्मेशन की है। इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन। दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स ने कंबाइन होकर एक नए कंपाउंड को बनाया, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो सबसे पहले आप इसका ब्लूप्रिंट देखो, इसने कैसे दे रखा है कि इसने किस तरीके से बताना चाह रहा है हमको, A प्लस बी। ए हमारा कोई रिएक्टेंट है, बी कोई रिएक्टेंट है, दो कंपाउंड है, दोनों ने कंपाउंड होके रिएक्शन की और रिएक्शन करके इसने एक कंपाउंड बना दिया, जिसका नाम क्या है, इन दोनों ने इकट्ठे होकर एक कंपाउंड बना दिया, जिसको हमने क्या बोल दिया, ए बी बोल दिया। इसको हम एक हमारी केमिकल रिएक्शन के थ्रू देखो, केमिकल इक्वेशन में कैसे रखेंगे इसको, कि हमने यहाँ पे लिया Na, सोडियम और क्लोराइड के आपस में रिएक्शन करवाई, तो इसने हमको क्या बना के दे दिया, सोडियम क्लोराइड बना के दे दिया, जिसको आप टेबल सॉल्ट बोलते हो, और ये आपका क्या है, NaC। ठीक है, ये आपकी ये यहाँ से आपकी ये दोनों चीजों ने क्या होगा, कंबाइन करके आपको एक नया प्रोडक्ट बना के दे दिया। देन हम बात कर एक यहाँ पे मैं आपको बताऊं तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन को जो है आपकी सिंथेसिस रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन को आप सिंथेसिस रिएक्शन भी बोलते हैं। देन डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर क्या बताता है कि तो ये है हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर ये क्या बताता है कि सिंगल कंपाउंड ब्रेक्स इनटू 2 और मोर सिंपलर कंपाउंड। एक सिंगल कंपाउंड लिया जो कि टूट गया दो या दो से ज्यादा कंपाउंड किया। अगर मैं कहूँ तो ये दोनों एक दूसरे के मतलब अपोजिट होती हैं। इसमें क्या होता है, दो अलग अलग कंपाउंड होते हैं, दो कंपाउंड है, दोनों जुड़ के एक कंपाउंड बनाते हैं, जिसको आप कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हो। और आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है, दो कंपाउंड इकट्ठे एक साथ होते हैं जो कि टूट के अलग अलग कंपाउंड बना देते हैं। पहले में क्या था, दो कंपाउंड इकट्ठा होके, दो कंपाउंड थे इकट्ठा हुए एक कंपाउंड बना दिया, जिसने आप और इस रिएक्शन को आपने क्या बोला, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोला। इस डिकम्पोजिशन में क्या था, एक कंपाउंड पहले से ही प्रेजेंट है जो कि इकट्ठा है, उसको तोड़ तोड़ के उसको अलग अलग आपको बनाना है। तो सिंपल कंपाउंड्स में उसको तोड़ देना है। जैसे इसमें मैंने लिखा हुआ है X और Y का एक कंपाउंड था जिसमें रिएक्शन हुई,
आपकी कौन सी रिएक्शन हुई, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुई, एंड देन उसने दो सिंपल कंपाउंड्स में एक्स और वाई में टूट के नया कंपाउंड फॉर्म कर लिया। इसको रिएक्शन के थ्रू देखो तो CaCO3 को आप क्या बोलते हो, CaCO3 जो होता है, CaCO3 को आप क्या बोलते हो बेटा, इसको आप कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हो, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, इसने इसके अंदर अब क्या हुई, डबल आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुई, देन ये CaO और आपका कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर ये टूट गया। ठीक है, ये लाइमस्टोन होता है आपका बेसिकली। आगे इसने कहता है कि इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या बताता है कि वन एलिमेंट टेक प्लेस विद अनदर एलिमेंट इन कंपाउंड। एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ जुड़ के एक पूरा कंपाउंड बना लेता है और दूसरे को खाली छोड़ देता है। जैसे यहाँ पे एक ए कोई कंपाउंड था, यहाँ पे बी और सी आपका कोई कंपाउंड था, और ये दोनों क्या है, ये दोनों आपके क्या है, रिएक्टेंट है। इनके अंदर यहाँ पे केमिकल इक्वेशन हो रही है, इस केमिकल इक्वेशन का नाम क्या है आपका, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। एंड देन इसने मिलकर आपका क्या बनाया, एक प्रोडक्ट बना दिया जिसमें ए जो था वो आपका सी के साथ मिल गया और उसने बी को अकेला छोड़ दिया, AC+B। ठीक है, इसमें एग्जांपल Zn + CuSO4, इसके अंदर रिएक्शन हुई, ZnSO4 के साथ मिल गया, ये Zn इस SO4 के साथ मिल गया, इसने Cu को अकेला छोड़ दिया, ZnSO4 + C। ठीक है, देन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को जो है आप सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी बोलते हो। ठीक है, देन इसके बाद बात करते हैं हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। इसमें क्या कहता है, आयंस गेट एक्सचेंज बिटवीन टू रिएक्टेंट्स विच फॉर्म अ न्यू कंपाउंड। से कहता है आयन जो होते हैं वो रिएक्टेंट्स के बीच में, दो रिएक्टेंट्स के बीच में एक्सचेंज हो जाते हैं और नया कंपाउंड बना लेते हैं। बेसिकली ना डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट ये दोनों सिमिलर है, सेम तो मैं नहीं कहूँगी बट ये सिमिलर है। कैसे, देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जब करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर हम क्या करते हैं कि हम एक रिएक्टेंट अकेला लेते हैं। ठीक है, और एक रिएक्टेंट हमारा क्या होता है, एक रिएक्टेंट हमारा इस तरीके से प्रेजेंट होता है, दोनों के अंदर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। ये वाला जो रिएक्टेंट है ये सब्सटेंस इसके साथ आके कंबाइन कर जाता है और इस बी को अकेला छोड़ देता है। ठीक है, तो अब इस बी का तो कोई नहीं रहा, ये तो बेचारा अकेला रह गया, तो इसका साथ देने के लिए भी तो कोई होना चाहिए, वरना ये अपनी पूरी लाइफ कैसे गुजारेगा। तो हमने एक नई रिएक्शन को डिस्कवर कर दिया जिसका नाम है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसमें क्या किया हमने, सोचा चलो इस बी को सारा दे देते हैं। अब हमने डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या किया, देखो ये हमने पहले ही हमने क्या कर लिया कि हमने पहले कोई सब्सटेंस ले लिया AB+CD। अब इसमें देखो, इसमें ये क्या कर रहा है, ये जो सब्सटेंस है ये A तो जाके कंबाइन हो जाएगा C के साथ और B कंबाइन हो जाएगा D के साथ, तो ये हो गया AC+BB। तो ये B हो गया ना, इस फॉर्म में क्या दे दिया, सारा दे दिया, लेकिन इसी रिएक्शन में नहीं देना है, ये अगली रिएक्शन में देना है। ठीक है, इसको जो है ये हमारी हो गई। इसमें मैंने आपको बताया जैसे XY कोई कंपाउंड था, ZA के साथ कंबाइन किया, XZ और YA बन गया। ये X जो है इस Z के साथ कंबाइन हो गया, XZ बना लिया, और ये Y जो है इससे A के साथ कंबाइन हो गया, इसने YA की फॉर्मेशन कर दी। एग्जांपल देखें तो ये हमारा एग्जांपल है, इसमें हमने बेरियम क्लोराइड लिया है, BaCl2 और Na2SO4 आपका दोनों ने कंबाइन किया, जिसमें आपका जो Ba आपका किसके साथ कंबाइन हो गया, SO4 के साथ, और ये NaCl आपस में कंबाइन हो गया, जिसमें आपका ये बना लिया। ये NaCl क्या होता है, NaCl आपका क्या होता है, टेबल साल्ट होता है। ठीक है, ये हो गई आपकी कंप्लीट रिएक्शन। सो अब हमें देखनी है हमारी नेक्स्ट रिएक्शन जिसका नाम है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन को हम कैसे देखेंगे। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के अंदर मेनली हम क्या होता है, हम दो एक्वस इनसोल्यूबल साल्ट का यूज करते हैं एंड देन उसे सॉलिड कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ फॉर्मेशन ऑफ एन इनसोल्यूबल प्रोडक्ट, जो कि कैसा होगा, आपका सॉलिड होगा। नेचर के अंदर प्रेसिपिटेट जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं। अब देखो हमने यहाँ पे यूज करा PbNO3। PbNO3 क्या होता है, PbNO3 का मतलब है लीड नाइट्रेट। ठीक है, लीड बोल लो आप, लेड बोल लो, आपकी मर्जी है। लेड नाइट्रेट जो कि आपका एक्वस फॉर्म में है, साथ में आपने पोटेशियम आयोडाइड जो कि खुद एक्वस फॉर्म में है, उन दोनों को यूज करके आपने इसमें बनाया
लेड आयोडाइड एंड पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, इसमें से जो आपका लेड आयोडाइड निकल के आया है वो कैसा फॉर्म है, आपकी सॉलिड के फॉर्म है। और यही हमें रिएक्शन के अंदर देखना था कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के अंदर हम दो एक्वस इनसोल्यूबल सॉल्ट्स का यूज करके एक सॉलिड कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं, साथ में एज अ प्रोडक्ट हम एक्वस में हमने इसमें क्या निकाला, पोटेशियम नाइट्रेट को भी रिलीज आउट कर दिया। इसके बाद कुछ रिएक्शंस हमें और देखनी है, जो कि सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन और एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, दो तीन रिएक्शन हमारी और रहती हैं। पहली रिएक्शन है हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन के अंदर क्या है, गेन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का गेन होता है और हाइड्रोजन का लॉस हो जाता है। ठीक है, गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, और इलेक्ट्रॉन्स का भी साथ साथ में इसमें क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। हमने देखो यहाँ पे लिया कॉपर, कॉपर के अंदर ऑक्सीजन हम लेके आए तो जरूर हमने इसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाई होगी, और किसी सब्सटेंस को आप ऑक्सीजन देते हो तो देन आप उसको क्या कर रहे हो, आप उसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन दे वहाँ पे आप ऑक्सीडेशन रिएक्शन कर रहे हो और आप उस सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करवा रहे हो। तो यहाँ पे आपने Cu को क्या कर दिया, यहाँ कॉपर इज नाउ ऑक्सीडाइज, कॉपर जो है वो आपका क्या होगा, ऑक्सीडाइज हो गया। देन रिडक्शन की अगर बात करें तो यहाँ पे रिएक्शन में से आपकी ऑक्सीजन का लॉस हो जाता है और हाइड्रोजन जो है आपके यहाँ पे ऐड हो जाती है, और साथ में इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे लूज हुए थे यहाँ पे आपको क्या हो जाते हैं, गेन हो जाते हैं। लॉस ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे लिया Fe2O3, एक आपको एग्जांपल मैंने दिखाया हुआ है, जिसमें आपने आयरन का ऑक्साइड लिया है। आयरन के ऑक्साइड को आपने जो CO के साथ, CO क्या होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जब आपने रिएक्ट करवाया तो उससे आपको क्या मिल गया, उससे आपको मिल गया आयरन मिल गया। यहाँ पे जो आपका आयरन है, आपने आयरन को क्या करवा दिया, आपने आयरन को रिड्यूस्ड करवा दिया। ठीक है ना, सॉरी, आपने आयरन ऑक्साइड को रिड्यूस करवाया, जिससे कि आपको क्या मिला, आपने आयरन ऑक्साइड को रिड्यूस करवाया जिससे कि आपको क्या मिल गया, आयरन मिल गया। एंड देन आपने यहाँ पे क्या कर दिया, इसमें लिख रखा था लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ये आपकी एंड गेन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ पे आपकी ऐड हो जाती है, ऑक्सीजन का क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। ठीक है, देन रिडॉक्स रिएक्शन की अगर बात करते हैं तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, रिडॉक्स रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसके अंदर आप ऑक्सीडेशन प्लस रिएक्शन दोनों करवाते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, इसलिए हम इसको रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। ऑक्सीडेशन एंड रिएक्शन रिडक्शन ओकर्स टुगेदर, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन यानी कि हाइड्रोजन का लॉस और ऑक्सीजन का एडिशन, ऑक्सीजन का एडिशन और हाइड्रोजन का लॉस दोनों इसके अंदर आपको देखने को मिलते हैं। जैसे मैं एग्जांपल मैंने लिया आपके Zn को मैंने कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करवाया, Zn प्लस CuSO4, देन रिएक्शन होकर इसमें क्या मेरे रिएक्शन का सब्सटेंस निकल के आए, जो प्रोडक्ट है वो क्या निकले, ZnSO4 प्लस Cu। यहाँ पे मैंने Zn को ऑक्सीडाइज करवाया जिससे कि इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए, यहाँ पे मैंने Cu को रिड्यूस करवाया जिससे कि इलेक्ट्रॉन उधर जाकर उनको गेन हुए। ये तो पॉजिटिव है, यहाँ पे मुझे इलेक्ट्रॉन मिला है, मैंने लिखा हुआ Zn ऑक्सीडाइज, इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया उसने, यहाँ पे Cu को रिड्यूस करवा दिया जिससे कि मेरे को इलेक्ट्रॉन का गेन हो गया, यहाँ पे मेरे को इलेक्ट्रॉन हो गया। स्टूडेंट्स, वी आर ऑन द लास्ट स्लाइड ऑफ आवर चैप्टर। सो हमें यहाँ पे पढ़नी है, हमारी दो रिएक्शंस वहाँ पे जो है रह गई थी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक के बारे में आपको आप सभी को पता ही होगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर आप हीट एनर्जी को रिलीज करते हैं। जब भी आपकी एक्सोथर्मिक, जब भी आपकी हीट रिलीज होती है तो आप उस टाइम उस रिएक्शन को क्या कहते हैं, क्या पे तो आपकी कौन सी रिएक्शन हो रही है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है। जैसे C+O2, जब आपका CO2 बनता है तो उस टाइम पे क्या रिलीज हो रही है, हीट रिलीज हो रही है, तो ये आपकी क्या है, ये आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, इसके बाद है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर क्या होता है, इसमें हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, उसमें हीट रिलीज की जाती है, इसके अंदर हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। जैसे एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा N2 प्लस O2 दोनों ने रिएक्ट करके 2NO बनाया, बट यहाँ पे एनर्जी को रिक्वायर कर लिया गया, यूज कर लिया गया, एब्जॉर्ब कर लिया गया 2NO को बनाने के लिए। ओके, देन इफेक्ट्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन करने के कुछ ना कुछ आपको इफेक्ट हो जाते हैं, उसमें क्या बताया हुआ है, पहला इफेक्ट है आपका कोलिजन एंड दूसरा है आपका रेंसिडिटी। पहले इफेक्ट का नाम क्या है, पहले इफेक्ट का नाम है आपका कोलिजन, CORRISO, कोलिजन। ठीक है, कोलिजन में क्या कहता है, कोलिजन को आप बेसिकली क्या बोलते हैं हिंदी में, कोलिजन को हम कहते हैं जंग लगना। ठीक है, ये देखो क्या कह रहा है, ग्रेजुअल ईटिंग अवे ऑफ मेटल्स ड्यू टू द केमिकल रिएक्शंस विद एयर वाटर एंड एटसेट्रा। कोलिजन को आप हिंदी में जंग लगना कहते हो। कोलिजन के अंदर क्या होता है कि आपका जो मेटल्स होते हैं,
मेटल्स को खा लिया जाता है, मेटल्स को धीरे धीरे करके उनके अंदर जंग लगना शुरू हो जाता है, जिससे धीरे धीरे करके वो खराब होना शुरू हो जाते हैं ड्यू टू द केमिकल रिएक्शंस की वजह से। जब वो किसी कांटेक्ट में आते हैं, एयर की और वाटर की और कुछ और फैक्टर्स होते हैं जिनके कांटेक्ट में आते हैं, तो उस टाइम आपके जो लोहा होता है उसको जंग लग जाता है और वो खराब हो जाता है। इस प्रोसेस को आप कोरिजन बोलते हो। एग्जाम्पल रस्टिंग ऑफ आयरन, इसमें बताया हुआ है रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे को जंग लगना। ये आपका Fe यानी कि आपका आयरन है, आपका आयरन ऑक्सीजन की कांटेक्ट में आया, वाटर के कांटेक्ट में आया, देन इस तरीके का आपका सब्सटेंस बन गया और ये क्या होता है, जंग लगा हुआ लोहा होता है, ये Fe2O3.XH2O। अब Fe2O3.XH2O का नाम क्या होता है ये आप सभी को कमेंट करके बताएंगे। आप सभी को पता होगा कि Fe2O3.XH2O को क्या बोलते हैं। देन यहाँ पे मैंने लिखा है कि रेडिश ब्राउन कोटिंग हो जाती है। आप देखा होगा आपके जो लोहे के दरवाजे होते हैं घर पे, उन पे रेडिश और ब्राउन कलर की कोटिंग हो जाती है, उनको जंग लग जाता है। ठीक है, इसे प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, क्या करते हो आप जब जंग लग जाता है तो क्या करते हो, पेंट करते हो आप उसके ऊपर, है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि पेंटिंग, गैल्वेनाइजिंग, ऑयलिंग, अलोइंग। आप वहां पर ऑयलिंग करें, वहां पे तेल लगाओ उसके ऊपर, ऑयलिंग दो उसको कंप्लीटली, पेंटिंग उसको पेंट कर सकते हो। गैल्वेनाइजिंग, गैल्वेनाइजिंग का मतलब होता है कि उसके ऊपर जिंक की कोटिंग लगाना, उसको आप क्या कहते हो, गैल्वेनाइजिंग प्रोसेस बोलते हो, जिससे कि आपका जो लोहा है वो खराब होता है। एंड एलॉइंग का प्रोसेस क्या, एलॉइंग का मतलब क्या होता है कि दो जो मेटल्स होते हैं वो आपस में आप इस तरीके से मिक्स करते हो कि आपका जो लोहा है, जो आपका रस्टिंग है, वो वहां से खत्म हो जाए। ठीक है, रेंसिडिटी का मतलब क्या है, रेंसिडिटी के बारे में क्या कह रहा है ये, व्हेन ऑयल्स एंड फैट्स आर ऑक्सीडाइज्ड दे डेवलप एन अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट। ये कहता है जो कभी भी आप जब ऑयल और फैटी चीज जो होती है, जिसके अंदर तेल घी वाली जो चीजें होती है, तेलीय पदार्थ जो आपके होते हैं, इनको आप जब आप खुले में रखते हो तो उस टाइम खुले में रखने से क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। ये किस वजह से होता है, दे डेवलप एन अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट। इनके अंदर बहुत घटिया तरीके का स्मेल और टेस्ट हो जाता है। ये क्यों, क्योंकि ये आपका किसके साथ रिएक्ट कर लेते हैं, ये आपके एनवायरमेंटल फैक्टर के साथ रिएक्ट करते हैं और ऑयली जो सब्सटेंस होता है वो बिल्कुल आपका बेकार हो जाता है, खराब हो जाता है। इस प्रोसेस को आप क्या कहते हो, रेसिडिटी बोलते हो। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, ऐसी चीजों को एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके रखना चाहिए, इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स को आपने डाल देना चाहिए ताकि वो खराब ना हो। एंड पैकिंग विद नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस के साथ आपको उसको क्या करना चाहिए, पैक करना चाहिए। जैसे आपने चिप्स वगैरह देखे होंगे, आप खुले में रखते हो, खराब हो जाते हैं, ठीक है, मॉइस्चर उनके ऊपर से चला जाता है, तो उनको पैकेट में बंद करते हैं। और जो चिप्स का पैकेट होता है उसके अंदर कौन सी गैस भरी होती है, उसके अंदर आपकी नाइट्रोजन गैस भरी होती है, ताकि आपकी वहां पर रेंसिडिटी जो प्रोसेस हो वो ना। ओके, सो थैंक यू गाइस। इसी के साथ हमारा यहाँ पे जो चैप्टर फर्स्ट है वो कंप्लीट होता है। ऐसे ही और लेक्चर्स देखने के लिए, कंप्लीटली नॉलेज लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। इसका नाम है कॉन्सेप्ट क्लासरूम, ताकि आप जैसे और अच्छे अच्छे बच्चे वीडियोस को देख पाएं और अपनी एजुकेशन को कंप्लीट कर पाएं। थैंक यू, बाय बाय।